वेलकम प्रोटीन्स, वेलकम टू क्लास 10th। अब अगर आप क्लास 10th में आ चुके हैं तो सबसे पहले आपको केमिस्ट्री का ही पहला चैप्टर देखने को मिलता है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। एनसीईआरटी के हिसाब से आप किसी बोर्ड से हैं, अगर आपका एनसीईआरटी एक सिलेबस है तो ये चैप्टर देखने को मिल सकता है। लेकिन एनसीईआरटी या केमिस्ट्री शुरू करने से पहले हमें क्लास 9th की केमिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है। BBI, ठीक है। मैं क्या बताऊँ कि कितना इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ कि भैया केमिस्ट्री का ही जो बेस है वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, और रिएक्शन इक्वेशन को समझने के लिए एटम है ना, एलिमेंट, मैटर है ना, वैलेंसी, ये सब को समझना बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि हम इस वीडियो में बेसिक देखने वाले हैं, जो आप 9th क्लास में खा के आ गए हैं। अगर आपको याद है तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं याद है तो सीखने को मिल जाएगा। इसके बिना 10th नहीं चलेगा। बायोलॉजी या फिज़िक्स आप डायरेक्ट पढ़िएगा, भूल भी गए क्लास 9th का, कोई बात नहीं, काम हो जाएगा। लेकिन केमिस्ट्री में काम नहीं होगा, मेरी बात याद रखना। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, ज़रूर फ़ायदा होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक हमारा। शुरू करते हैं मैटर से। मैटर हमारे आसपास की कोई भी चीज़ मैटर है, जैसे कि मैं मैटर हूँ, ये बोर्ड, ये चीज़ सब मैटर है। जैसे नाउन आप समझते हैं ना, कुछ वैसा ही। हालांकि नाउन में इमोशंस भी आते हैं, लेकिन इमोशन मैटर नहीं है। साइंस में कहा जा रहा है मैटर का जो बाउंड्री है वो है कि मास और वॉल्यूम होनी चाहिए। किसी भी चीज़ का अगर वज़न है, अगर कोई चीज़ जगह लेती है तब वो मैटर है। जैसे मैं जगह लेता हूँ, मेरा वज़न है, तब मैं मैटर हूँ। हवा जगह लेती है, वज़न है। गैसेस वज़न है, जगह लेता है, मैटर है। बाकी सॉलिड्स और लिक्विड्स तो जगह लेते हैं और वॉल्यूम होता है, तो बहुत क्लियर है। तो ये सब के सब मैटर हैं, आपको ये याद रखना है। एटम की बात करें तो हम पहले पढ़ चुके हैं और फिर पढ़ रहे हैं कि एटम एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट होता है। इसको टुकड़ा करते करते चले जाएंगे, सबसे छोटा टुकड़ा क्या होगा? एटम होगा। सबसे छोटा टुकड़ा क्या होगा? एटम होगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेना चाहिए बच्चों। ऐसा नहीं है कि एटम के अंदर की चीज़ों के बारे में हम नहीं जानते हैं, हम जानते हैं। आज के टाइम पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पाए जाते हैं। आज के टाइम पे हम जानते हैं कि भैया एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। हम देख भी सकते हैं, हाइड्रोजन को देख सकते हैं भैया, दुनिया के सबसे छोटे एटम को देख सकते हैं हम, उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मतलब हाइड्रोजन एटम को अगर देखा जा सकता है तो आप समझ रहे हो कितनी छोटी चीज़ देखने के काबिल हम बना चुके हैं माइक्रोस्कोप को। कहने का मतलब है कि एटम के अंदर भी चीज़ें हैं जिसको आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चीज़ें हैं, और भी फर्दर डिवीजन होता है। लेकिन वो सीधा सीधी एक इलेक्ट्रॉन, सीधा सीधी एक प्रोटॉन, सीधा सीधी कोई न्यूट्रॉन केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। केमिकल रिएक्शन में हिस्सा पूरा पूरा गोटा एटम ही लेगा। तो कहने का मतलब है कि एटम जो होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट, मैटर किसी भी चीज़ की सबसे छोटी एलिमेंट यूनिट होती है, लेकिन वो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेने योग्य होता है। वो सिर्फ और सिर्फ सबसे छोटा की बात नहीं है, ठीक। चलिए, जैसे हाइड्रोजन का एक एटम, जैसे कार्बन का एक एटम। ध्यान देने वाली बात यह है कि एक सिंगल हाइड्रोजन, एक सिंगल कार्बन एटम कहलाएगा, दो हाइड्रोजन एटम नहीं कहलाएगा, तीन कार्बन एटम नहीं कहलाएगा, एक सिंगल वाला एटम कहलाएगा। आगे देखिए, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? व्हेन टू और मोर एटम ज्वाइन टुगेदर केमिकली, तब मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। अब एक सिंगल हाइड्रोजन था तो एटम था, इसने क्या करा? बॉन्डिंग करा दूसरे हाइड्रोजन के साथ किसी रीजन से, तो ये बन गया H2, तो ये मॉलिक्यूल हो गया। अब ये H2 बना तो ये केमिकली बना। अगर ये 2H होता, दो हाइड्रोजन आपने एक डब्बा में भर लिया, तब ये केमिकली अगर नहीं बना है तो ये आपको मॉलिक्यूल नहीं कहलाएगा। मॉलिक्यूल तब कहलाएगा जब किसी बॉन्डिंग के साथ वो कोई ग्रुपिंग करेगा, और वो भी कैसा? केमिकली, ठीक है। ये देखिए O2 का मॉलिक्यूल है, जैसे ऑक्सीजन है। अब ये ऑक्सीजन अकेले रहते रहते दूसरे ऑक्सीजन के साथ टाँका भिड़ाया तो ये बना O2, ये केमिकली बना। यहाँ पर हमने 4 ऑक्सीजन एक डब्बे में भर लिया तो ये ग्रुप ऑफ एटम तो हो गया, लेकिन ये कोई केमिकली रिएक्शन करके नहीं बना है, तो ये आपको मॉलिक्यूल नहीं कहलाएगा। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। H2O वाटर का मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल जो होता है बेसिकली, है ना, इसमें सेम एलिमेंट भी हो सकते हैं, सेम एटम भी हो सकते हैं, दूसरे अलग किस्म के एटम भी हो सकते हैं। अगला है एलिमेंट। क्या है? अगला है एलिमेंट। एलिमेंट किसे कहते हैं? तो हम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, हर चीज़ मैटर है, मैटर की जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है वो आपको एलिमेंट कहलाएगी, जिसमें एक ही किस प्योर क्या होता है कि मिक्स ना हो, जिसमें प्योर क्या होता है? जिसमें मिक्स ना हो। देखो बात को समझो, अगर ये आपका है ना गोल्ड है, ये आपका गोल्ड है इतना सा, इस गोल्ड में मान लो गोल्ड का फॉर्मूला होता है AU, एलिमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? AU। इसमें मान लो 1 लाख गोल्ड है,
1,00,000 AU है, लेकिन वो 1,00,000 के 1,00,000 सिर्फ AU ही है, वो H नहीं है, वो O नहीं है, वो C नहीं है, तो ये प्योर है। तो ये प्योर चाहे 1,00,000 हो कि 1,00,00,000 हो, ये एलिमेंट कहलाएगा। हाँ, अगर एक सिंगल AU होता तो वो एटम कहलाता। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 1,00,000 AU मॉलिक्यूल भी नहीं है, क्योंकि ये कोई केमिकल रिएक्शन करके बॉन्डिंग बना के नहीं रखा है, ये आपस में ऐसे बैठा हुआ साथ में। अगर केमिकली जुड़ता, AU के आगे इधर 1,00,000 लगता, तब ये क्या होता भाई, मॉलिक्यूल होता। ये मॉलिक्यूल नहीं है। बात समझ गए? आई होप कि इट इज़ वेरी क्लियर। एलिमेंट क्या होता है? प्योर फॉर्म। मैं और समझाता हूँ आपको। मान लो कि 4 हाइड्रोजन है ना, 5 गो ऑक्सीजन, 3 गो नाइट्रोजन ऐसे मिला दिया भैया, तो कहेंगे कि ये आपका जो है एलिमेंट हो गया। नहीं हो सकता। एक जैसी चीज़ें होनी चाहिए, चाहे वो 1,00,000 गो है। ठीक है? जैसे अकेला ऑक्सीजन एलिमेंट, सॉरी एटम, ऑक्सीजन 2 गो हो गया तो एलिमेंट। ये मॉलिक्यूल भी है और ये एलिमेंट भी है, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या है, ऑक्सीजन है। इसको तोड़ करके कोई नाइट्रोजन नहीं निकाल सकता है। ठीक है? H2O को अगर आप तोड़िएगा तो H2O में हाइड्रोजन भी निकलेगा, ऑक्सीजन भी निकलेगा, तो ये एलिमेंट नहीं है। हालांकि ये मॉलिक्यूल है, लेकिन ये एटम भी नहीं है, एलिमेंट भी नहीं है। एटम तब होता जब अकेला हाइड्रोजन या अकेला ऑक्सीजन 1 गो होता। एलिमेंट तब होता जब इसमें एक ही किस्म की चीज़ होती है। इसमें एक ही किस्म की चीज़ है तो ये एलिमेंट है। इसमें 2 किस्म के एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। समझ गए? एलिमेंट होता है प्योर। और एग्जांपल दूं, जैसे कि डायमंड, हीरा। डायमंड में बहुत सारे कार्बन होते हैं, लेकिन सिर्फ कार्बन होते हैं, तो वो भी प्योर है, वो एलिमेंट कहला सकते हैं। ठीक है? कहने का मतलब है कि एलिमेंट में एक ही किस्म के एटम्स होते हैं, एक ही किस्म के एटम्स, दूसरे नहीं होंगे, वो प्योर हो गया। जैसे कि देखो गोल्ड, जैसे कि देखो ऑक्सीजन, O2 है, हालांकि 2 गो है ना। कंपाउंड क्या है भैया? ये थोड़ा और ग्रुप है। मॉलिक्यूल में क्या था? सेम एलिमेंट्स और डिफरेंट एलिमेंट दोनों मॉलिक्यूल थे। इसमें कह रहा है सबस्टेंस फॉर्म्ड वेयर 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइन। जब 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग किस्म के एलिमेंट मिलकर के कुछ बनाए, और केमिकल रिएक्शन के बाद। ऐसा नहीं कि एक हाइड्रोजन 5 कार्बन को रख दिया एक डब्बा में तो ये हो गया कंपाउंड। नहीं, जब ये कोई केमिकल रिएक्शन करके कुछ बनाएगा तब जा करके ये क्या कहलाएगा बच्चों? तब जा करके ये कंपाउंड कहलाएगा। एग्जाम्पल दिया जैसे H2O। क्या? H2O में 2 हाइड्रोजन के साथ 1 ऑक्सीजन केमिकल रिएक्शन के बाद मिला है। पूरी दुनिया का कहीं से भी आप वाटर उठा लो, एक वाटर का ड्रॉप दुनिया के किसी भी कोने से उठा लो, उसका फॉर्मूला H2O होता है, उसमें 2 हाइड्रोजन के साथ 1 ऑक्सीजन ही मिलेगा। यही रेशियो रहेगा 2:1, यही रेशियो रहेगा हमेशा। ये आपको क्या कहलाता है? कंपाउंड कहलाता है। अगर आप कहीं पर भी दुनिया के कहीं से भी आप कार्बन डाइऑक्साइड उठा लोगे तो वहाँ पर 1 कार्बन के साथ आपको 2 ऑक्सीजन मिलेंगे। यही रेशियो रहता है, एक फिक्स रेशियो है, और ये केमिकली आपस में जुड़ा हुआ है। ये केमिकल बॉन्डिंग के साथ रिएक्शन करके आपस में जुड़ा हुआ, शेयरिंग वेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तब ये आपका कंपाउंड कहलाएगा। यही तो फ़र्क है कंपाउंड, मॉलिक्यूल और मिक्सचर में। मिक्सचर जो होता है बेसिकली, मिक्सचर वर्ड जो आता है वो कोई भी 2 चीज़ मिला लो, आप बालू पत्थर मिला लो, है ना, आप गिट्टी मिट्टी मिला लो, जो मिलाना है मिला लो, है ना, वो आपको क्या कहलाएगा? मैं लाइट चेक कर रहा था, वो क्या कहलाएगा? आपको मिक्सचर कहलाएगा। लेकिन कंपाउंड तब होता है, मॉलिक्यूल तब बनता है जब केमिकल रिएक्शन होकर के फिक्स रेशियो में कुछ चीज़ें बनती हों। क्लियर है? आई थिंक वेरी क्लियर। चलो एक बार मैं जल्दी से शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड देखो और H2O देखो, ये सब क्या हो गए? कंपाउंड हो गए। जिसके पास वजन है, जगह लेता है, वो मैटर है। एक सिंगल, है ना, कोई छोटा टुकड़ा किसी मैटर का जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता हो, एटम कहलाता है। मॉलिक्यूल केमिकली अगर सेम एलिमेंट मिलते हैं या डिफरेंट एलिमेंट मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल कहलाते हैं। आप कहेंगे मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या फ़र्क है? तो कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट, सिर्फ सेम नहीं, ये फ़र्क है। और इसमें सिर्फ सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। एलिमेंट जो होते हैं प्योर सब्सटेंस होते हैं, चाहे वो कितना भी हो ग्रुप में, है ना। एक सिंगल होगा तो एटम, एक से ज़्यादा होगा तो एलिमेंट कह लो उसको। 5 गो हाइड्रोजन है तो एलिमेंट हो गया, हाइड्रोजन एलिमेंट्स। कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा एक अलग अलग किस्म के एलिमेंट्स मिल गए केमिकली, जो चीज़ बना नया, वो क्या कहलाएगा? कंपाउंड कहलाएंगे। क्लियर है? H2O कंपाउंड है, H2O एलिमेंट भी है, मॉलिक्यूल भी है। O2 सिर्फ मॉलिक्यूल है, कंपाउंड नहीं है, क्योंकि वो सेम है। मॉलिक्यूल होने के लिए डिफरेंट एटम होने पड़ेंगे, एलिमेंट होने पड़ेंगे। अगला टॉपिक है हमारे पास, एटम के बारे में थोड़ा स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखो ध्यान से देखना, ये तीसरा क्लास है मेरा आज का, इस वजह से एनर्जी लेवल में भी आपको थोड़ा सा जो भी लग रहा हो, बट हम क्लास 10th शुरू करने वाले, हमारे पास टाइम नहीं है, इसीलिए मैं क्या करना चाहता हूँ कि भैया
शुरू करता हूँ, एनर्जी लेवल जो भी हो, है ना, देख लेंगे। हमें जल्दी से जल्दी क्लास 10 शुरू करना है। एटम में क्या होता है, एक सेंटर होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें होता है प्रोटॉन और इसमें होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। किसी एटम का सारा प्रोटॉन सेंटर में ही, न्यूक्लियस में ही बैठा रहता है, इधर उधर नहीं घूमता है, शेयर वेयर भी नहीं होता है, अड़ोस पड़ोस भी नहीं जाता है, बात खत्म। इसके आसपास होते हैं ऑर्बिट्स। क्या होते हैं, ऑर्बिट्स, है ना, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्बिट्स। इस ऑर्बिट्स में क्या रहते हैं, बेसिकली इस ऑर्बिट्स में रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या रहते हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इस ऑर्बिट का नाम के, इसका नाम L, इसका नाम M होता है, इसके बाद वाले का N अगर और भी ऑर्बिट हुए तो। इसमें आप इसको 1, इसको 2, है ना, इसको 3, इसको 4 भी कह सकते हो। इसको ऑर्बिट, इसको शेल, इसको एनर्जी लेवल, अलग अलग नाम से जाना जाता है इस लाइंस को। ये अलग अलग एलिमेंट में अलग अलग होते हैं। किसी में एक ही लाइन होता है, यानी एक ही शेल, एक ही ऑर्बिट होता है, किसी में 2, किसी में 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। सब ऑर्बिट के अपनी एक कैपेसिटी है कि इतने ही एलिमेंट्स ये रख सकते हैं। जैसे पहला वाला K वाला 2 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी रखता है, L वाला 8, M वाला, है ना, 18, N वाला 32। फॉर्मूला 2n² आपने क्लास 9th में पढ़ा था। ये कैपेसिटी है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इतने इतने इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे, कम भी रह सकते हैं, तभी केमिकल रिएक्शन होते हैं। इतनी बात आपको यहाँ पर समझ जानी है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर, इट इज़ वेरी क्लियर। आगे बढ़ें। इतनी चीज़ें आपको पता है एलिमेंट के बारे में। बोर साहब ने जो सब चीज़ें बताई थी, है ना भाई, हमारे यहाँ पर फोटो में वही सब लिखा हुआ है कि K11 शेल है, एनर्जी लेवल है, वही सब चीज़ें लिखी गई हैं। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, इसलिए छोटा सा ऐसे स्क्रीनशॉट लगा दिया याद दिलाने के लिए कि भैया था, चौथा चैप्टर आई थिंक था, ठीक, या तीसरा, जो भी था। तो एटम के बारे में जब इतनी चीज़ें पता हो गई आपको तो बस काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं। अब ये एलिमेंट का एक लिस्ट है। क्या है ये, क्लास 9th के ही बुक से मैंने उठाया है, डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लगा रखा है NCERT से। इसमें एलिमेंट के कुछ नाम दिए हैं, 18 नाम दिए हैं। आप चाहे तो 20-25 याद रख सकते हैं, आपको नाम याद होने ही चाहिए। अगर याद नहीं है तो कर लो, करना ही पड़ेगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ऐसे करके याद रखेंगे, और ये सीरियल याद रखेंगे, ऐसे बीच बीच से नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें रिलेशन है, अभी देखेंगे। लेकिन उससे पहले देखेंगे, ये है हमारे पास पहले सिंबल्स। क्या है, सिंबल्स। हाइड्रोजन को H से दिखाते हैं, हीलियम को He से, सोडियम को Na से, नाइट्रोजन को N से, P से फॉस्फोरस और सिलिकॉन Si। तो कहने का मतलब है कि सबका एक सिंबल यहाँ पर दिया गया है। आपने क्या करना है, इस सिंबल भी अच्छे से याद कर लेना है, इसकी बहुत ज़रूरत है। इसी से हम लोग डिनोट करेंगे, केमिकल रिएक्शंस लिखेंगे। क्लियर। चलिए, जितना नंबर का है एलिमेंट जो आपने याद करा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम आपने याद करा 4, लिथियम आपने याद करा 3, तो 3 नंबर का लिथियम 3 एटॉमिक नंबर कहलाएगा, 3 एटॉमिक नंबर कहलाएगा। और जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन, उतना ही प्रोटॉन। जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन, उतना ही प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर अगर 12 तो इलेक्ट्रॉन 12, प्रोटॉन 12। हाँ, न्यूट्रॉन अलग है। अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन का न्यूट्रॉन नहीं होता, याद रखिएगा। जो जोड़ संख्या है तो उसका जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही न्यूट्रॉन। जैसे कि 2 था तो 2 ही है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है जोड़ में। अगर ओड नंबर है, यानी बेजोड़ संख्या है, तो जितना इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन उससे एक ज़्यादा न्यूट्रॉन। जैसे कि 5 नंबर का 6, 9 नंबर का 10, 13 नंबर का 14। लेकिन यहाँ पर भी 7 क्या है, एक्सेप्शन है। 18 क्या है, एक्सेप्शन है ना। बाकी आप देख सकते हो 15 का 16 हो गया, 16 का 16 ही है, 14 का 14 ही है, क्योंकि जोड़ है तो बराबर। तो इस तरह कुछ नियम आप लगा सकते हैं, आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी याद रह जाएंगे। ज़्यादा कुछ है नहीं, मैंने जो बोला उसको रिपीट कर लो, ठीक। अब आते हैं इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन। इस डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग आगे देखेंगे, या अभी देख लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद आते हैं वैलेंसी। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझेंगे तभी आप वैलेंसी को समझेंगे। तो चलिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा समझते हैं, ठीक है। मान लो हम लेते हैं सोडियम, 11 नंबर का एक एलिमेंट है। 11 नंबर का एलिमेंट का नाम क्या है, सोडियम है ना। सोडियम में चूंकि ये 11 नंबर पे है तो इलेक्ट्रॉन भी 11 है, यानी प्लस चार्ज 11 है ना। ओह, प्लस चार्ज बोल दिया मैं, माइनस चार्ज 11 है। प्रोटॉन भी 11 है, यानी प्लस चार्ज भी 11 है। क्लियर।
जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, है ना, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। ये तो क्लियर है, यहाँ से क्लास 9th में हम पढ़ चुके थे। अब देखो, इसको जब हम एक एटम का रूप देंगे, मान लो कि ये हो गया हमारे पास सेंटर न्यूक्लियस, इसमें 11 के 11 जो प्लस चार्ज हैं इसके वो सेंटर में रहेंगे, 11 के 11 प्लस चार्ज सेंटर में रहेंगे। इसके चारों तरफ अब रहेगा ये ऑर्बिट, एनर्जी लेवल, है ना, तो हमने बना दिया, और इसके आसपास एनर्जी लेवल। अब देखो ध्यान से, हमारे पास पहला जो ऑर्बिट है उसमें कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन की, चलो 2 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें डाल दिया। दूसरा जो ऑर्बिट है उसके पास कैपेसिटी है कितने इलेक्ट्रॉन की, 8 इलेक्ट्रॉन की, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने डाल दिया। तीसरे की जो कैपेसिटी है वो 18 की है। हमारे पास टोटल 11 ही इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 2, एक पहला में 2 दूसरे में 8 है, यहाँ नहीं दिखा रहा, दूसरे पहला में 2 दूसरे में 8 हमने डाल दिया, यानी 10 डाल चुके हैं, तो बचा कितना है, 1 बचा है, तो 1 हमने डाल दिया बाहर में। समझ गए? तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं, ध्यान देना, क्या कि हमने के में कुछ डाला है, कुछ एल में और कुछ एम में। हमने के में डाला है 2 इलेक्ट्रॉन, कैपेसिटी 2 थी, एल में 8 डाला है, कैपेसिटी 8 थी, और एम में 1 डाला है, कैपेसिटी 18, एम में 1 डाला है, कैपेसिटी 18 थी, लेकिन हमारे पास ही 1 ही को बचा था। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो, जैसे मान लो हमने सोडियम का बनाया है, देखो सोडियम, है ना, 2 8 1, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इट इज़ वेरी क्लियर। फॉस्फोरस एक्सेप्शन है, होता है 15 नंबर पे, तो होना चाहिए 3, लेकिन अगर हम बात करें तो 3 और 5 दोनों होता है, P4 P6 जो बनता है, एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। अब केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन होगा, हम क्या करें। अब थोड़ा इसको और समझते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और समझते हैं। अब चलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ही अगले टॉपिक पे। देखो, हम ले लेते हैं फिर से अब फॉस्फोरस को। किसको ले लेते हैं, फॉस्फोरस को। OUS होता है क्या, चलो जो भी होता है यार। देखो, हमारे पास फॉस्फोरस कितने नंबर पे भैया, 15 नंबर पे, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने, 15, प्रोटॉन कितने, 15। हमारा जो न्यूक्लियस होगा सेंटर में, तो 15 के 15 प्लस चार्ज तो होगा भाई सेंटर में ही, क्योंकि हमेशा न्यूट्रॉन में ही सारा प्लस चार्ज रहता है। 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट हमने बना लिया। ठीक है, ध्यान देना, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी, ओ सेम हो गया कलर क्या, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी। हमारे पास पहला में 2 हो चुका है, दूसरे में 8 हो चुका है, बचा कितना, 5। तीसरे में 5 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी, 1 2 3 4, कहीं 1 डाल दिया, 5। इस हिसाब से अगर देखा गया तो हमारा जो बना, के में 2, एल में 8, एम में 5, ये हमारा क्या बन गया सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया, 2 8 5। अब 1-2 चीज़ें समझना ज़रूरी है। क्या, बाहरी ऑर्बिट में, आउटर ऑर्बिट में, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट अभी एम है। हमने सोडियम भी देखा था, सोडियम का हमने क्या देखा था, हमने सोडियम का देखा था 2 8 1, तो हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 था, यहाँ पर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 है। तो जो हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट है ना में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वही होता है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। भाई क्लियर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वो हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम कह सकते हैं कि फॉस्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। सोडियम के आउटर ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम कह सकते हैं कि सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। अब एक वर्ड आता है वैलेंसी। क्या आता है बच्चों, वैलेंसी। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन काफ़ी अलग है, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। ठीक है, क्या, फिर से समझना, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। अगर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आपका
ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, वैलेंसी है ना। अगर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है तो वैलेंसी एक होगा, दो है तो वैलेंसी दो, तीन है तो तीन, चार है तो चार। लेकिन अगर आपका पाँच है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आपका हो जाएगा वैलेंसी तीन, छः है तो दो, और सात है तो एक, और आठ है तो ज़ीरो। अब इसको याद कर लेना है। वैसे ये बहुत सिंपल सी टॉप चीज़ है, मुझे नहीं लगता कि इसको याद करने के लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत है। क्या बोला मैं? अगर एक है, दो है, तीन है, चार है, तो जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतनी ही वैलेंसी। वैलेंसी भी एक, दो, तीन, चार, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतनी ही वैलेंसी, है ना। लेकिन अगर आपका मान लीजिए कि वैलेंसी है पाँच, तब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? तीन। वैलेंसी है छः, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? दो। वैलेंसी है सात, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक। यानी आप समझो ऐसे मिला करके क्या पहुंच रहा है आपका? आठ पहुंच रहा है ना। और अगर वैलेंसी ही आठ है, तब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही आठ है, तो वैलेंसी जीरो। सिर्फ एक हीलियम के लिए जितना हम लोग पढ़ते हैं उसका वैलेंसी दो होता है, सॉरी जीरो होता है दो इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि पहला ऑर्बिट जो होता है उसकी कैपेसिटी दो ही है। तो पहला वाला में अगर दो फुल हो गया है ना, तो उसका दो ही में क्या हो जाता है? वैलेंसी जीरो हो जाती है। हीलियम के केस में, हाइड्रोजन के केस में भी ऐसा हो सकता है, ठीक। लेकिन हाइड्रोजन तो शेयरिंग वेयरिंग कर लेता है, बात खत्म, उसका अलग केस है। सिर्फ हीलियम में आप याद रखो जो नोबेल गैस होते हैं। कौन से गैस बच्चे? नोबेल गैस। मैंने क्या कहा अभी? एक वर्ड कहा, नोबेल गैस। जो नोबेल गैस होते हैं जैसे कि हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, इन सब के बाहरी ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं। केमिकल रिएक्शन में ये लोग हिस्सा नहीं लेते हैं, इसीलिए ये नोबेल हैं। एक्सेप्शन तो खैर पता नहीं, केमिस्ट्री में कहीं भी घुस जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बात है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई थिंक समझ गए होंगे कि भाई किस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, और बाहरी ऑर्बिट में एनर्जी लेवल में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसी से डिसाइड होगा कि उसकी वैलेंसी क्या है। जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा वो हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर एक, दो, तीन, चार है तो वैलेंसी भी एक, दो, तीन, चार है। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाँच है तो वैलेंसी तीन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन छः है तो वैलेंसी दो, सात है तो एक, और आठ है तो ज़ीरो, क्योंकि वहाँ पर और रिएक्शन की ज़रूरत नहीं है, वो नोबेल गैस की कैटेगरी में आ जाते हैं। हमने 20-21 तक पढ़ना है, इसीलिए ये चीज़ बहुत अच्छे से काम करती हैं। ऊपर नहीं काम करेंगे मे बी सम टाइम, ठीक है, वो कुछ अलग मामला है, तो पढ़ेंगे 11th क्लास में, सब यहीं पढ़ लेगा। तो क्लियर है इतना? इतना क्लियर है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर मान लीजिए कि अभी 18 तक दिया था, 20 का देखना है ना। मान लो कि उसके बाद क्या आता है? फॉस्फोरस, उसके बाद पोटाशियम, कैल्शियम आता है ना, कैल्शियम आता है, पोटाशियम आता है 19 नंबर में, 20 नंबर में। तो इसका हो जाएगा 2, 8, 8, 2, 20 हो गया। इसका हो जाएगा 2, 8, 8, 1। उसके बाद स्कैंडियम जो 21 नंबर पे आता है ना, 21 नंबर पे आता है। इसका 2, 8, 8, 8, 2। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि, एक मिनट, 2, 8, 10 है ना, और 10, 1, 11, 10, 8, 18, 2, 20। अरे 21 नंबर पे है ना। देखो थोड़ा सा रूल होता है, 1s2 2p 3s3 3p आप पढ़ोगे क्लास 11th में, उसके हिसाब से ऐसा होता है कि पहले ये दो पूरा करके तब यहाँ पूरा करना होता है। ऐसा नहीं कि पहले ऑर्बिट की कैपेसिटी 2 है, दूसरे की 8 है, तीसरे की 18 है, तो भैया हमारे पास तो 2, 8, 10 और 11 ही तो बच रहा है 21 में, 11 ही तो बच रहा है, तो 11 के 11 पूरा यहाँ भर दें? नहीं, ऐसा कुछ रूल है, पढ़ोगे ऊपर क्लास में। अभी उसके हमको टेंशन नहीं लेना, इसलिए हम लोग 18 तक दिखाया गया, टेंशन ही ना हो। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। क्लियर? यस, बिल्कुल, आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर। चलिए अब इसी के हिसाब से बनते हैं आयंस। क्या? आयंस। जितनी वैलेंसी होती, क्या थोड़ा समझो, क्या वैलेंसी एग्जैक्टली क्या, कौन सा चिड़िया है भैया? तो वैलेंसी बेसिकली होती है कि जब इलेक्ट्रॉन लूज हो, या इलेक्ट्रॉन गेन हो, या इलेक्ट्रॉन शेयर हो। तीन कंडीशन है भैया, इलेक्ट्रॉन लूज हो, गेन हो, या शेयर हो। जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं यानी नेगेटिव चार्ज लूज होता है, जब नेगेटिव चार्ज लूज होता है तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं यानी नेगेटिव चार्ज गेन होते हैं, जब गेन होते हैं तो फिर नेगेटिव चार्ज, तब पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है सर? घट जाता है, यानी नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है कि नहीं है?
कुल मिलाकर के बात यह है। अच्छा, ये नेगेटिव चार्ज गेन है, इस पे चिन्ह मत लगाओ, ठीक है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो जब शेयर होता है तो भी कुछ ऐसा ही मामला होता है, वो डिटेल में समझेंगे। अभी देखो ये होता क्यों है, ये लूज गेन होता क्यों है, स्टेबल होने के लिए। इन लोगों का एक गुण होता है कि हम अपना बाहरी ऑर्बिट में 2 या 8 पूरा करके खुश रहें। 9 क्लास में अपने डिटेल से पढ़ा होगा, मैं अब क्या वो सब कुछ पूरा कहानी शुरू करूं। बस इतना समझ लो कि जब हम कोई भी फार्मूला देखते हैं, जैसे कि HCl देखते हैं, जैसे कि NaOH है ना, NaOH देखते हैं, जैसे कि हम Na2CO3 देखते हैं, कोई भी ऐसा फार्मूला देख रहे होते हैं ना, बेसिकली उनके स्टेबल होने के बाद ही एक दूसरे के साथ, ये सोडियम ने कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ कुछ कहानी बना करके आपस में फार्मूला बनाया, हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ ये कहानी क्यों बनाया, इसमें यही बेसिकली वैलेंसी का ही रोल है। इतना समझ गए। वैलेंसी की वजह से एलिमेंट के ऊपर चार्ज आते हैं। क्या आते हैं बच्चों? चार्ज आते हैं। और चार्ज दो किस्म के हो सकते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। अब जब किसी के ऊपर चार्ज आ जाता है तो उसको आयन्स कहते हैं। जैसे कि H+ के ऊपर चार्ज आ गया तो एक आयन हो गया, Cu2+, एक चार्ज आ गया तो आयन हो गया, Cl- चार्ज हो गया तो आयन हो गया। बेसिकली 2, 8 और 7, 8 2 10 1 17, क्लोरीन 17 नंबर पे है ना। तो इस हिसाब से बाहर में एक इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी एक नेगेटिव चार्ज लेता है तो एक पॉजिटिव चार्ज इसके पास क्या हो जाता है सर? नेगेटिव चार्ज लेता है तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। 17 नंबर पे है तो 17 पॉजिटिव 17 नेगेटिव। अब नेगेटिव ले लिया 18, 17 भी है अभी पॉजिटिव रहा, तो एक गो नेगेटिव बढ़ गया, इसीलिए एक Cl- लिखते हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि इसी को हम लोग कहते हैं आयन, और अगले कहानी हमारी जो है वो आयन की कहानी है, ठीक है। अब आयन को समझना जरूरी है कि आयन के ऊपर प्लस चार्ज कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा, क्यों? जब इलेक्ट्रॉन घटेगा तो इसका मतलब है कि माइनस चार्ज घटेगा, मतलब प्लस चार्ज बढ़ेगा, तो प्लस चार्ज बढ़ेगा तो वही प्लस चार्ज इसके ऊपर दिखा रहा है। ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा, जब इलेक्ट्रॉन कहीं से आप इलेक्ट्रॉन को लेंगे, मतलब आप नेगेटिव चार्ज लेंगे तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? घटेगा, तो नेगेटिव चार्ज दिख जाएगा, तो जैसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दिख गया। ये कहानी है, ठीक है। अब समझ लो, इतना जो है, इतना ये सब के सब एक इलेक्ट्रॉन या तो लेता है, या तो छोड़ता है, या तो शेयर करता है, आपसी संबंध के साथ काम चलाता है। तो इन सब के ऊपर एक प्लस या एक माइनस चार्ज है। अब आपको ऐसे ही याद रखना है। कैसे? देखो, ये आपको नेम आयन है, सिंबल है, नेम मेटेलिक एलिमेंट सिंबल है, पॉलीएटॉमिक है, सिंबल है। सोडियम Na+, पोटेशियम K+, सिल्वर Ag+, है ना, कॉपर Cu+, हाइड्रोजन H+, हाइड्राइड H-, क्लोराइड Cl-, है ना, ब्रोमाइड Br-, अमोनियम NH4+। इस तरीके से आपको बोलना है और इसको लिखना है। याद रखिएगा, अगर आपके पास एक किताब है तो किताब से लिखिएगा, नहीं तो ये एक बार लिख लीजिएगा, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, इसको लिख लीजिएगा, और तब एक बार जहाँ से देख के लिखेंगे, बार बार वहीं से देख के लिखिएगा तो दिमाग में एक फोटो बनेगा, याद रखना आसान होगा। इसको याद करना जरूरी है, अदरवाइज क्लास 10th में काम नहीं बनेगा। इट इज़ वेरी क्लियर। चलिए याद करें ना, जैसे ऐसे बार बार आप रिपीट करो, क्या होगा इससे कि Al3+, Fe3+, पढ़ना इसको बार बार, Mg2+, Ca2+, Zn2+, Fe2+, Cu2+, O2-, H2-। अब होगा क्या? आपने सुन रखा है भाई Mg2+, क्या सुन रखा है आपने? Mg2+। अब कभी अचानक से आ जाएगा Mg3+, तब बोलो है Mg3+ कहाँ सुने हैं? तो आपका दिमाग बेसिकली इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेगा हूबहू, और आप कभी अलग देखोगे तो फिर आपको ऑड लगेगा और आप समझ जाओगे कुछ गड़बड़ है, ठीक। चलिए, इसीलिए इसको बार बार पढ़ना, बार बार लिखना फायदेमंद होगा, इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। जब आपको ये याद हो जाए तब आप बना सकते हैं केमिकल फार्मूला। क्या बना सकते हैं? केमिकल फार्मूला। और उसी का प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ लिखे हैं। सपोज करिए कि आपको एक नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या नाम है? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड में होता है H+ हाइड्रोजन का और Cl- क्लोरीन का। इसके ऊपर कितने चार्ज? एक चार्ज। इसके ऊपर कितने चार्ज? एक चार्ज। इसको लिखने का रूल ये होता है कि इसको इसके साथ लिखेंगे और इसको इसके साथ लिखेंगे। H के साथ ये वाला 1, Cl के साथ वो ऊपर हट जाएगा। अब ये वाला 1 लिख दिया, लेकिन दोनों में बराबर है तो नहीं लिखते, और 1 वैसे भी नहीं लिखते हैं। तो ये हो गया HCl। क्या हो गया बच्चों? HCl। ये इसका फॉर्मूला हो गया, किसका? हाइड्रोजन क्लोराइड का। नहीं क्लियर हुआ? चलो दूसरा देखते हैं। सपोज करिए कि हम ले लेते हैं अगला सोडियम, अगला हम ले लेते हैं सोडियम कार्बोनेट। चलो सोडियम कार्बोनेट ही ले लेते हैं।
सोडियम कार्बोनेट, ये भी मैंने लिया हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक से ही, दिखाने के लिए कि पढ़ चुके हैं आप। सोडियम का बेसिकली होता है Na+, कार्बोनेट का होता है आपको CO3 2- होता है, CO3 2-। ठीक, अभी आयंस जो पढ़े थे उसमें ये सब लिखा होता है, ये वाला सब आयंस जो पढ़े थे उसी से लिखा हुआ था। अब ध्यान देना, क्या नहीं ये नहीं चलेगा। Na+ के ऊपर एक चार्ज, CO3 2- के एक चार्ज, एक चार्ज। हमने अभी बोला आपको कि ये चार्ज जो है, ये चार्ज इसके साथ लिखाएगा, यानी Na के साथ ये 1 लिखाएगा, और ये चार्ज इसके साथ लिखाएगा, यानी CO3 के साथ ये, अरे यार इसके पास 2 चार्ज, इसके पास 1 चार्ज है ना, तो Na के साथ लिखाएगा 2। अरे चलो फिर से लिखते हैं, 1 मिस्टेक गेम ओवर, है कि नहीं है। Na के पास, भाई थक गया था क्या, Na के पास, हाँ ठीक है था, 1 चार्ज, और CO2 के पास 2 चार्ज। क्लियर है। अब देखो आपको ये याद रखना है कि Na के साथ ये 2 लिखाएगा, यानी Na2, और CO के साथ ये 1 लिखाएगा, यानी CO3 के साथ 1। और हमने कहा था कि 1 नहीं दिखाते हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग लिखेंगे Na2CO3। तो ये NO2CO3 किसका फॉर्मूला बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बन जाएगा। इट इज़ वेरी क्लियर, आई थिंक वेरी क्लियर। इस तरीके से और भी हैं, आपने क्लास 9th में पढ़े थे। ये मैं इसलिए बताया ताकि आयंस के बारे में आपको इंपॉर्टेंस पता चले। ये जो आयंस आपने ऊपर पढ़े, इसी आयंस से हम ऐसे फॉर्मूला बना सकते हैं और सही फॉर्मूला की पहचान कर सकते हैं। तो ये याद कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। ये क्लास 9th का रिवीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो चैप्टर है आपका, उस चैप्टर में ये सब बहुत काम आएगा, और पूरे केमिस्ट्री में आगे जितने क्लास तक आप पढ़ोगे काम आएगा। हमारा क्लास स्टार्ट हो रहा है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन स्टार्ट हो रहा है, बाद में हमारा क्विक रिवीजन सीरीज भी आएगा। सब कुछ एग्जाम की तैयारी हम पूरी यहाँ पर कराने वाले हैं। तो आप करो चैनल को सब्सक्राइब। मैथ्स साइंस हम यहाँ आपको तैयार कराएंगे। साइंस में भी CBSE लेवल जो होता है वो आपको मिलेगा, और मैथ्स में तो भैया भाई फाड़ के मिलेगा सब कुछ। प्रोफेशनल टीचर्स हैं हमारे पास, ठीक है। मैथ्स भी स्टार्ट हो रहा है, वो सब कुछ मान लीजिए क्या कि आप जो भी पढ़ते हो, RD शर्मा पढ़ते हो, NCERT एग्जाम्पल्स पढ़ते हो, NCERT पढ़ते हो, इंट्रोडक्शन से लेकर के एक्सरसाइज तक, हॉट्स लेवल तक सब कुछ होने वाला है। तो बस चैनल के साथ जुड़े रहो, बने रहो। फ्री ऑफ कोर्स, एकदम फ्री आपको हम यहाँ पर देंगे क्वालिटी एजुकेशन। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। कैसा लगा कमेंट कीजिए। हैव अ ग्रेट डे।